समस्याओं का ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो कि आपको वो सॉल्यूशन की पुष्टि नहीं है कि वो सॉल्यूशन सही है या गलत है, आपको उसके बारे में पूरा नहीं पता, बट स्टिल आपने एक सॉल्यूशन बताया है जो कि आप उपयोग में ला सकते हो। हालाँकि ये तो एक रफ टाइप का डेफिनिशन हो गया। जयदीप जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते It's a हो? more of logical and predictive relationship between one or three or four variables where we take as a जब रिसर्च प्रॉब्लम रहता है तो व्हाट इज आवर प्रिलिमिनरी हुँ, क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो सकता है, वेदर इट कैन बी लॉजिकल or it हुँ, can be हुँ, testable or it can be a predictable or ट्रू, ट्रू। how the variables we can derive whether this is in a variable or it's in a b variable. हुँ, 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 हुँ। That way hypothesis can be understood. And जब भी एक रिसर्च कर रहे हैं तो hypothesis में we do predictivity, we do uh, हुँ, हाँ, predictive अरुणा जी आपने and ना logical we do. हाँ, हुँ, हुँ, येस, ट्रू, ट्रू। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। होपफुली आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? Yes ma'am, yes ma'am. हाइपोथेसिस जहाँ तक का सवाल है, हाइपोथेसिस होता क्या है? उससे पहले तो हाइपोथेसिस का यूज़ क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है हाइपोथेसिस का, क्योंकि ये एक प्रकार का असम्पशन है, जैसे कि अरुणा जी ने बताया, टेंटेटिव असम्पशन। इसलिए ताकि हम एक लॉजिकल कंक्लूजन या तो एम्पिरिकल कंक्लूजन या कंसीक्वेंस तक आ सके। तो जब अब इसकी ओरिजिन पर जाए, शब्दों के ओरिजिन पे, तो ये जो है, ये वर्ड जो है हाइपोथिथेनाई ऐसे शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कि टू सपोज, टू पुट अंडर और टू सपोज, मतलब किसी चीज को सपोज में लेके चलना। इसको हाइपोथेसिस जो वर्ड है वहां से आया है, और ये दो शब्दों से बना है। अब ये दो शब्दों का महत्व समझते हैं, मतलब समझते हैं। हाइपो एंड थीसिस। थीसिस तो आप लोग लिखेंगे, राइट? थीसिस तो आप लोग लिखेंगे, तो थीसिस आप लोग को एक प्रकार का समझ आ रहा है। अब हाइपोथीसिस क्या होता है? हाइपोथीसिस क्या होता है? तो एक प्रकार का स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन और रीजनेबल गेस, जो कि आपके अभी के फिलहाल जो सबूत है, अवेलेबल एविडेंस है, उसके बेसिस में आपने ये बताया या रखा, जिससे कि आगे आपको अपना थीसिस को डिफाइन करने के लिए, यानी कि थीसिस होने से पहले आप जो क्रिया करते हैं, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। थीसिस लिखने से पहले या थीसिस को बताने से पहले आप जो भी स्टेटमेंट्स रखते हैं, जो कि एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको टेस्ट करना है अपनी थीसिस पे, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है आपका सही भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है। यानी अभी आप फिलहाल अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी व्याख्या रख रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट रख रहे हैं, वो बाद में थीसिस के होने के बाद जो आपका कंक्लूजन आएगा, उसमें वो हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। वो हाइपोथेसिस का करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस टोटली आपके मेथड्स पे डिपेंड करता है। आप अपने रिसर्च में कौन से मेथड्स यूज कर रहे हो? क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आप एक प्रकार का टॉपिक सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होगा। उसमें आप चर्चा करेंगे अपने गाइड के साथ, अपने पीयर्स के साथ, कलीग्स के साथ कि ये पर्टिकुलर रिसर्च को आगे लेके कैसे जाना है। फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये सही तरीका है और इससे आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। अब वो तरीका आप फॉलो करके अपने रिसर्च को करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बट एंड ऑफ द डे, वो जो पर्टिकुलर मेथड्स आपने अप्लाई किया, वो मेथड से अगर आपको सही कंक्लूजन नहीं मिला, जो आपका हाइपोथेसिस था, उसके कॉन्ट्रेरी में कंक्लूजन मिला, तो दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग। अगर हाइपोथेसिस के सिमिलर वे में अगर आपको कंफ्यूजन मिलता है, तो हाइपोथेसिस वाज राइट। तो हाइपोथेसिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिसर्च का, बिकॉज ये जो है कोई भी फैक्ट है उसको प्रूफ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी आपका पहले का कॉजेस थे, पहले के एक्सप्लेनेशंस थे, उसको करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हाइपोथेसिस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। हाइपोथेसिस, जैसे आपने बोला, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है रिसर्च प्रॉब्लम का। अभी आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिया है, आप सभी ने रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया, अपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स आपने फ्रेम किए।
आप लोगों को समय मिला रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करने का? मैम आता है, नया प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं, सही बात है ना, तो प्रॉब्लम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे। ऐसा नहीं है कि एक ही है, वो अल्टीमेट है। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको आप लिख के रखिए, है ना? ओके, ओके। तो उससे आपको आसानी होगी, आउटकम तक पहुँचने के लिए, रिसर्च के आउटकम तक पहुँचने के लिए राइट, राइट। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो फिलहाल तो आप स्टेटमेंट तो बना के रखिए, जिससे कि आप एक पॉसिबल आउटकम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस का जो डेफिनेशन बताया है, यही है कि प्रोपोज़िशन जो कि व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ आए कि वो वैलिड है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस जो है, एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, जिसकी वैलिडिटी तब तक नहीं होती जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते हो। आप टेस्ट कैसे करते हो? आपके मेथड से, आपके कोई भी प्रोसेस से, यानी उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। कोई भी रफ आइडिया है आपके दिमाग में जैनिज़्म से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो आइडियाज़ को अगर आपको टेस्ट करना है, तो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, ये सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे टेस्ट करने पे अगर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वैलिडिटी फॉल्स होती है, तो हाइपोथेसिस इज टेस्टेड टू बी फॉल्स। अगर वैलिडिटी जो है प्रूवन टू बी ट्रू आता है, तो हाइपोथेसिस इज प्रूवन टू बी ट्रू। तो सिंपल है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो पहला असम्पशन है, जो कि आप अपने थीसिस के बारे में लेते हो। बट वो पहला और आखिरी असम्पशन है, क्योंकि उसके बाद जो भी आप करेंगे, वो पूरे एविडेंस के साथ करेंगे। थीसिस में आपको सिर्फ एक ही समय मिलता है अज्यूम करने का, वो है हाइपोथेसिस। क्योंकि बाद में आप जो भी करेंगे उसका प्रॉपर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप डेटा कलेक्शन भी कर रहे हो, रिसर्च क्वेश्चन भी बना रहे हो, वो सबका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। क्योंकि रिसर्च में ऐसी कोई भी बातें एक्सेप्ट नहीं की जाती जो कि बिना एविडेंस के। इवन हाइपोथेसिस को भी अगर बाद में इन केस वो फेल हो जाता है, तो आपको वो रिसर्च फिर से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका हाइपोथेसिस यानी जो आपका असम्पशन था, वही सही नहीं था। तो आपका जो पूरा रिसर्च है, वो भी आपका फेल हो गया। तो आपको हाइपोथेसिस जो है, वो बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना होगा, ताकि उसकी जो वैलिडिटी है, वो ट्रू निकले। क्योंकि अगर वो फॉल्स निकलेगी, तो फिर रिसर्च का मतलब ही नहीं है। आपने बोला कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन्स लेने से इंसान ठीक हो जाता है, ये आपका हाइपोथेसिस था। अब आपने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में 10 लोगों को आपने वो दवाई दी, और दवाई देने के बाद पता चला कि कोई भी ठीक नहीं हुआ। तो आपका जो हाइपोथेसिस था, वो यहाँ पे फेल हो गया। अब हाइपोथेसिस फेल हो गया, मतलब वो रिसर्च का कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कोई भी अगर वो दवाई खाता है, तो उसको कोई किसी भी प्रकार का उसका इलाज नहीं होने वाला। यानी कि अब आपको वो रिसर्च फिर से करना पड़ेगा। इसलिए हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट भी हम जो चॉइस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो भी इतना सोच-विचार करके सिलेक्ट करना है कि जब उसकी वैलिडिटी का रिजल्ट आए, टेस्ट का रिजल्ट आए, तो वो हमारे पक्ष में हो। क्योंकि वो हमारे पक्ष में होगा, तब हमारा हाइपोथेसिस हमारा जो थीसिस है, वो सक्सेसफुल होगा। अगर हमारा थीसिस फिर सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर वो हमारे लिए ही एक प्रकार का ट्रबल टाइप का चीज़ें हो जाएगी कि हमें फिर से वो दोबारा करनी पड़ेगी। तो हाइपोथेसिस एक असम्पशन है, असर्शन है, एक आइडिया है, जो कि सच्चाई तक हमको लेके जाता है। तो रिसर्चर इसको असम्पशन, हंचेस बोलते हैं, बिकॉज़ ये इंक्वायरी का बेसिस है। स्टार्ट ऑफ अवर इंक्वायरी। हाइपोथेसिस जो है, वहीं से हमारी इंक्वायरी शुरू होती है। और हाइपोथेसिस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर आपके पर्टिकुलर रिसर्च में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा है, अभी फिलहाल बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा सब्जेक्ट किसी ने लिया तो नहीं, इस पे पहले स्टडी हुई है या नहीं हुई है, हुई भी है तो उसका रिजल्ट क्या आया है, उसका आउटकम आउटकम जो है वो सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज आता ही है। तो ये एक्चुअली जब भी कोई ऐसे सब्जेक्टिव काइंड ऑफ रिसर्च आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट लोगों के हित में है या नहीं है, रेलिवेंट है या नहीं है, वही सबसे बड़ा सवाल आता है।
तो इसलिए भी आपको हाइपोथेसिस से बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए वो रिसर्च का। तो अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, तो रिसर्च क्वेश्चन भी अल्टीमेटली आपका हाइपोथेसिस के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो है आपकी क्लैरिटी लाता है रिसर्च प्रॉब्लम में, और ये एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि जो वैलिड अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है अपने रिसर्च में, एक इन्वेस्टिगेशन करना है, तो बिना हाइपोथेसिस के वो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन कंडक्ट अ वैलिड इन्वेस्टिगेशन without you cannot conduct होगा you cannot conduct a valid investigation without constructing formal hypothesis। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है आपको एक प्रकार का जरिया देता है जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और हाइपोथेसिस आपको ये भी बताता है कि आपको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है और कौन सा डेटा कलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने हाइपोथेसिस लिया, जैसे अभी आपका रिसर्च है कि जैनिज्म में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हीलिंग होता है या नहीं, सेल्फ हीलिंग होता है या नहीं, ये आपका एक प्रकार का हाइपोथेसिस है जिसको आप टेस्टिंग करोगे एंड उसको आप प्रूफ करोगे। अब आप इसके लिए डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्शन के लिए आप क्या डेटा कलेक्ट करोगे? मेडिटेशन जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके डेटा कलेक्ट करोगे, है ना? नॉन मेडिटेशन के भी प्रैक्टिशनर्स के डेटा कलेक्ट करोगे, इनके मोस्टली डेटा प्रैक्टिशनर्स करोगे। अब आप वो डेटा नहीं लोगे जो कि डांसिंग में है या अदर कोई स्पोर्ट्स में है, उनके डेटा नहीं लोगे, क्योंकि आपका मुद्दा मोस्टली मेडिटेशन से है। तो हाइपोथेसिस आपको ये भी बता रहा है कि आपको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है और कौन सा डेटा कलेक्ट नहीं करना है। तो आपका जो सिस्टमैटिक रिसर्च होता है वो यही से शुरुआत होता है। जैसे अभी आप लोग की टॉपिक में चलते हैं, आप लोग मुझे फिर से बताइए कि आप लोग का टॉपिक क्या था, क्योंकि उसी से भी क्लैरिटी आएगी कि आगे आपको ऐसा मतलब इसमें कैसे किस प्रकार के काम करने हैं, है ना? मेरा तप रिलेटेड है मैम, तप इन द जैनिज्म, हाउ इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ तप इन जैनिज्म, हाउ इंटरनल तप एंड एक्सटर्नल तप आर कोरिलेटेड। यस, ओके, मतलब तप के बारे में हाउ इट इज को रिलेटेड, यस इंटरनल तप और एक्सटर्नल तप दोनों को रिलेटेड कैसे? यस मतलब थोड़ी और क्लैरिटी अब डालेंगे, थोड़ा और रिसर्च क्वेश्चन ठीक को है मैम। फ्रेम अभी करते हैं। अभी अभ्यंतर तप से बाह्य तप में किस ढंग से पुष्टि मिलती है कि by doing उपवास how our mental state will be, by doing unodri how we can control our emotions and go into dhyan avastha, and by doing काय क्लेश how we can be स्थिरता दे के आ सकते हैं हमारे मन वचन और काया के अंदर। तो this is where I want to connect that how this is correlated, and it helps that अगर आप बाह्य तप में पुष्टि करेंगे तो अभ्यंतर तप में automatically you will get the growth and spirituality more in deep. अच्छा, ओके, मतलब आपका एजम्पशन है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एजम्पशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? See, hypothesis is logical, so I am giving logical view that by doing this you will attain the particular tap of abhyantar also. By doing bahya tap you can go more of internal tap. By doing external things you can make your internal manobal, man, vachan all under your control, and you can go into a proper state of mind where you will have your कर्म की निर्जरा की अवस्था को और आप बढ़ा सकते हैं। ओके, सो व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड इज कि बाहरी जो भी आप तप कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे हमारा इंटरनल जो भी प्रैक्टिसेस है, हमारा जो भी हमारी आध्यात्मिक की जो जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है, स्कोप है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। सो इट ऑल Yes. डिपेंड्स ऑन योर एक्सटर्नल ऑस्टिरिटीज। Yes. बाहर कितना आप कर रहे हो उतना ही आपको अंदर जो है उसमें आपको सफलता मिलेगी। Yes. तो Yes. ये आपका एक को रिलेशनल, जैसा आपने बोला, ये स्टडी Yes. है। तो Yeah. आपका हाइपोथेसिस यही है कि बाहरी तप करने से हमारा जो आंतरिक तप है उसमें हमें उसमें प्रभावित होते हैं, या उसमें हमें एक प्रकार का विकास मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, Yes. Yes, ma'am. राइट? तो Yes.
बेसिकली तो फिर डेटा कलेक्शन जो आपका होगा दैट विल बी ऑल अराउंड कि बाहरी तप और आंतरिक तप, इसी करेक्ट। के रिलेटेड ही आपका डेटा कलेक्शन होगा। यानी कि वो प्रैक्टिशनर्स, वो लोग जो कि बाहरी तप भी कर रहे हैं, वो लोग जो कि आंतरिक तप भी कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर डेटा कलेक्शन। यस। तप में आपका तप पूरा डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में वही जाएगा कि तप होता क्या है। तप, हम जैनिज्म में तप किसको बोलते हैं, क्योंकि या तपस्या का भी बहुत अलग अलग सा डेफिनेशन है। बट अगर आप जैनिज्म का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं तो जैनिज्म में तप क्या होता है ना। तप लेने के बाद आप बताएंगे कि जो बाहरी तप है वो क्या होता है, आंतरिक तप है वो क्या होता है। करेक्ट। ये चीज आप बताएंगे। और तो First, माने कि first आपको I'll give पूरा first I'll give definition, ma'am. Definition देने के बाद I'll give meaning of what is तप, and तप होने के बाद what is the concept of तप. तप हम्म जैनिज्म में क्या importance लाता है? Why we should do that? What is the advantages of that? What is the disadvantages of that? I'll give that. Then I'll come to concept of external and internal tap. What is external? What is internal? And in external there are six types. Internal there are six types. So how these six types, what the six types are in external, what the six types are in internal. Then हम्म वो करने से इसमें क्या लाभ होता है, advantages of by doing this, or why हम्म can't we directly go to internal tap and attain the moksha. We can't just go like that also, because we need this process. That is why in Agam they are given the process of this. That हम्म process will help us to go step by step and go further. So this I'll explain, and this I'll give, all this I'll break it into a separate chapters, and I'll build up. ओके। हाँ, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। मतलब एक प्रकार से आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया है कि डेटा कलेक्शन आपको किस प्रकार का करना है, Yeah. आपका फोकस ऑफ स्टडी क्या रहेगा, ये भी आपको पता चल गया है। तो इसलिए आपका मतलब मेनली जो हाइपोथेसिस है उससे आपकी स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। यानी एक ऑब्जेक्टिव आउटलुक चाहिए तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपका जो पर्टिकुलर थीसिस स्टेटमेंट है, हालांकि इसमें बहुत सारे भी सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं, Yeah. कंपैरिजन भी आ सकता है, क्योंकि यौगिक में भी आपने देखा है कि उसमें भी यही स्टेप बताया गया है। तो बहुत सारे फिलहाल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चैलेंजेस आपके नए रहेंगे फिलहाल, कि आपको उसको चैलेंजेस से कैसे निकलना है, आप क्या नया दोगे, वो सब चीजें बाद में आएगी। बट फिलहाल आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये एक स्टेटमेंट लेके ही आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो थीसिस है, यानी थीसिस आगे आप जो लिखने वाले हैं उसकी कोई वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, आपके हाइपोथेसिस से ही समझ आएगा। तो ये आपके आपके जो आप गाइड होंगे उनको भी समझ आ जाएगा कि ये वर्क यानी टॉपिक जो है ये वर्थ है या नहीं है, ये Correct. उनको भी समझ आ जाएगा। तो हाइपोथेसिस अगर आप उनको बताते हो कि ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो उसी से समझ आ जाएगा कि आपके थीसिस की कितनी अहमियत, कितना वो उसका वैल्यू रहेगा, कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमें उस कंक्लूजन में लेके जाता है जो कि बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। ल्यूडबर्ग करके एक ये रिसर्चर है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है इट्स अ प्रेडिकेटेड स्टेटमेंट, एंड प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड से हम टेस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको साइंटिफिक मेथड से टेस्ट कर सकते हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेट कर सकते हैं। अभी And आपके, अभी हाँ, इस मेरे में इंडिपेंडेंट हाँ वेरिएबल टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ इट कैन बी कोरिलेटेड. हाँ, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज योर आंतरिक तप, सॉरी बाहरी तप। बाहरी तप इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाहरी तप में आंतरिक तप डिपेंड होता है ना, तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो आंतरिक तप हो गया, यस. है ना। तो बाहरी तप यानी बाहर आप कितना खुद को मोटिवेट करते हो, कितने अच्छे से आप प्रोसेस में जाते हो, दैट इज ऑल इंडिपेंडेंट, दैट इज ऑल योर चॉइस। फिर बट आगे का जर्नी यानी अंदर का अचीवमेंट, प्रोग्रेस, दैट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर बाहरी तप। अगर आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हो, मोटिवेटेड रहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जो अंदर के विचार है उसमें भी शुद्धि होती है, अपनी आपकी भावना भी शुद्ध होती जाती है, और भावना शुद्ध होने के साथ साथ जो आपका आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है वो भी होने लगता है।
तो इस प्रकार का आप कोरिलेशन बता सकते हो कि आपका बाहरी तप जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो आंतरिक तप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट। तो हमें कोरिलेशन समझ आता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द कोरिलेशन इन आवर रिसर्च थीसिस। कोरिलेशन इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं वो आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कभी कभी नल वेरिएबल्स भी होता है। नल वेरिएबल्स यानी कि एक दूसरे पे उनका प्रभाव ही नहीं है। वेरिएबल्स हमने ले लिया बहुत सारे, बट वो वेरिएबल्स के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज आपको अपने मेथड्स में मेंशन करना है। जब भी आप रिसर्च करते हो तो मेथड्स में मेंशन करते हो कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं और वो दूसरे पे डिपेंड हो रहे नहीं है, को रिलेट हो रहे या नहीं है। ये सारा चीजें आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए अभी आप नेक्स्ट समझते हैं नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। अभी तक समझ आया कि हाइपोथेसिस जो होता है इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो अभी आप जो प्रपोज टाइटल जो देते हैं अपने थीसिस का, दैट इज कॉल्ड अ प्रपोज टाइटल, बट दैट इज एक्चुअली द हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस इसलिए है क्योंकि उसको देखते ही सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये रिसर्च को अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो जो प्रपोज आपका टाइटल है या हाइपोथेसिस है, दैट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट और रेलिवेंट टू अवर प्रेजेंट डे सिनेरियो। प्रेजेंट डे सिचुएशन से वो मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है? तो अभी नेचर ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि स्पेसिफाई करना या स्पेसिफिक रहना वो चीजों के लिए जो कि चीजें हम आगे रिसर्च में करने वाले हैं। तो जब आप हाइपोथेसिस करते हैं तो आपको जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यानी आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको समझ आता है। जैसे कि अभी आपको समझ आ गया कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि आंतरिक तत्व पे फोकस करना है थ्रू द मीन्स ऑफ बाहरी तत्व। Yes. मतलब बाहर किया गया, मतलब बाहर जो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिसेस हो रही है उससे इंटरनल कितना हम अचीव कर पा Find रहे हैं, out. उसको आपको फोकस करना है। ये तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द की एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च। अब आपके दोनों के रिसर्च में बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। जैसे आपने कर्मा के बारे में बोला, निर्जरा के बारे में बोला, Yeah. ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि नहीं मालूम आपको कि इससे पूरा निर्जरा होता है या नहीं होता। ये भी आपका एक एजम्पशन ही हो गया कि बाहरी तप करेंगे, आंतरिक तप करेंगे, उससे निर्जरा हो जाएगा। ये भी आपका एक एजम्पशन हो गया और एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाते हो जब भी आप अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, उसको एक तरीके से स्टेटमेंट उसका लिख के उसको डिफाइन करते हो। तो हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो भी चीज अभी तक हमने पढ़ी है ये आपके रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रिसर्च को डायरेक्शन भी देता है और साथ ही साथ ये भी आपको बताता है कि आगे आपका जो रिसर्च होने वाला है वो समाज के लिए कितना उपयोगी है और वो रिसर्चर एज ए रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू कितना उपयोगी है। ये सारी चीजें आपको समझ आती है। ठीक है? तो आप लोग भी ये लिख के रखिए कि जब भी आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, तो कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपको दिख रहे हैं आपके रिसर्च में, उसको आप लिख के रखिए Extract क्योंकि वो concepts ये भी लिख सकते हैं ना, from where we have extracted, from which book collection we have taken, all that we can put here. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब यही हो गया कि वो ऐसे कंसेप्ट जिसका भी हमको एविडेंस पूरी तरीके से नहीं मिला है। जैसे आत्मा का कंसेप्ट हो गया, सोल का कंसेप्ट, बहुत सारे दार्शनिकों ने इस पे चर्चा की है, बट स्टिल अभी तक हमें उसका एक ठोस सबूत नहीं मिला है, राइट एविडेंस नहीं मिला है। तो वैसी कर्मा का भी, कार्मिक जो निर्जरा है, ये सब मोक्ष है, ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है। ऑलरेडी लिटरेचर काफी वास्ट है इसमें, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्योंकि उसका एविडेंस जो है उतना हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है? तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आप लिखोगे तो आप जो फर्दर चैलेंजेस आएंगे आपके रिसर्च में, फर्दर चैलेंजेस इन द सेंस आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने बोला कि इससे निर्जरा होता है, आपके पास क्या सबूत है, आप बताइए। तो वहां पे आप फंस सकते हैं क्योंकि आपको नहीं Okay. पता कि निर्जरा होता है। फिर आप कोई लिटरेचर का स्टेटमेंट दे देंगे कि यहाँ पे ये आचार्य ने कहा है, इस ग्रंथ में लिखा है, Correct.
ऐसा ही आप बोल के वहां पे प्रमाण दे सकते हो, है ना। बट उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, सामने वाले रिसर्चर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारा हाइपोथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इट्स रिलेशनशिप टू बोथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द लिटरेचर रिव्यू, यानी कि उसका संबंध कैसा है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से और हमारे लिटरेचर रिव्यू से, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आंसर जो है आप लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है, यानी अगर आपका प्रॉब्लम है कि आत्मा है या नहीं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब लिटरेचर रिव्यू में आप तत्वार्थ सूत्र का स्टेटमेंट लेंगे, आगम का स्टेटमेंट लेंगे, ये सब आप स्टेटमेंट लेके बताएंगे कि आत्मा है, इस प्रकार से आप करेंगे। अब हाइपोथेसिस जो आपका होगा ये दोनों के बीच के संबंध को एक यानी कि दोनों के बीच के कनेक्शंस को बताना चाहिए। यानी अगर आपका स्टेटमेंट आप हाइपोथेसिस लेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आत्मा या जीव का अध्ययन, ये आपका हाइपोथेसिस हो सकता है। इस प्रकार का हाइपोथेसिस हो सकता है जिसको आप वैलिड प्रूफ कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार क्या जीव होता है, ऐसा इस प्रकार का, मतलब आप रिफाइन कर सकते हो स्टेटमेंट को। मतलब बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को हमारा जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है उसको रिफाइन करना, ऐसा रिफाइन करना कि वो दोनों के बीच का संबंध, दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन है उसको बता सके। ठीक है, तो ये हो गया। और जो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप साइंटिफिकली तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक वो हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में उसको रिड्यूस नहीं किया जाए। ठीक है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आपको हाइपोथेसिस में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने जो स्टेटमेंट आपके सामने रखा, एक अध्ययन, ये एक टाइटल हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, ये हाइपोथेसिस नहीं है। अब मैं जब तक इसका हाइपोथेसिस नहीं बनाऊंगी ना तब तक मैं सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकती। चलिए आप ही इसका हाइपोथेसिस बनाइए। मैंने जो अभी बोला तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आत्मा का अध्ययन, ये मेरा एक स्टेटमेंट हुआ। अब मैं इसको हाइपोथेसिस में बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या हाइपोथेसिस रख सकती हूँ? आप लोग मुझे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। reduced. रिड्यूस करिए इसको हाइपोथेसिस, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया ना। मैं अध्ययन करना चाहती हूँ आत्मा का अकॉर्डिंग टू द तत्वार्थ सूत्र, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे इसको हाइपोथेसिस में बनाना है जिसको मैं लिटरेचर रिव्यू के जरिए या अपने हमारे रिसर्च के प्रोसेस के जरिए इसको प्रूफ कर सकती हूँ, वैलिड कर सकती हूँ। तो मेरा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कैसा होगा? सोचिए इसके बारे में। तत्वार्थ सूत्र में आत्मा का, मैम एक्चुअली स्टेटमेंट ही तो होगा ये। हाँ, बट इसको अभी अभी हाइपोथेसिस में बनाना है, ऐसे स्टेटमेंट में जिसको आप वैलिड या इनवैलिड प्रूफ कर सकते हो। मतलब तत्वार्थ सूत्र में आत्मा का वर्णन, आत्मा का ये क्या बोलते हैं, आत्मा का वर्णन मिलता है या फिर आत्मा का सही वर्णन दिया गया है। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो। एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं हो, मतलब ये आत्मा का आत्मा की सत्यता का वर्णन है या आत्मा को प्रूव किया ऐसे गया बोल है सकते सिर्फ। हैं ना, क्या तत्वार्थ सूत्र के प्रमाण पे आत्मा का विवेचन किया जा सकता है? तो मैम ये तो क्या आत्मा क्वेश्चन हो को गया समझा ना, जा क्या सकता है? लगा दिए तो प्रश्न हो गया ना, क्या प्रश्न हो लगाने गया, से बट तो। वही प्रश्न को आप वैलिड या नॉन वैलिड प्रूफ कर सकते हैं ना इन द लास्ट में। आप अच्छा ऐसा मैम, स्टेट। हाँ, आप हमारी हाइपोथेसिस क्वेश्चन के रूप में भी हो सकती है क्या? तो ये तो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से बेटर होता है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। हाँ स्टेटमेंट होगा ये, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग बनाइए वो स्टेटमेंट जिसको आप लेटर ऑन प्रूफ और डिसअप्रूव कर सकते हैं।
तत्वार्थ सूत्र आत्मा के अध्ययन का या आत्मा के अध्ययन को जानने का बहुत अच्छा साधन है, ये कर सकते हैं, या तत्वार्थ सूत्र के द्वारा आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है। बट हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ ना, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते ना, वैलिड और नॉन वैलिड नहीं बता सकते है ना। ऐसा in context of other agam we can give, no ma'am. तत्वार्थ सूत्र में आगम का आत्मा का वर्णन दिया हुआ है, बट अगर हम और स्पष्टता से देखें तो आचारांग में जो आत्मा का जीव का वर्णन दिया है उसको हम समझ के इसका प्रोविजो कर सकते हैं। हाँ Means- वो ठीक है, बट तत्वार्थ सूत्र आत्मज्ञान का साधन है। या क्या लगाए तो क्या फिर क्वेश्चन हो जाता है, क्या तत्वार्थ सूत्र आत्मा के ठीक है, ज्ञान का आप इसके साधन बारे में है? सोचिए थोड़ा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक्चुअली क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाइपोथेसिस Clarity। होता क्या है, राइट? तो इसको आप फिर से सोचिएगा। अभी आगे जो मैम हाइपोथेसिस एक्चुअली हमारे एक गेस्ट होता है ना मैम, हाँ ये हम गेस लोगों ने होता है। पढ़ा था एक एजुकेटेड गेस्ट होता है ये, हाँ गेस्ट बराबर करना है। है। तो यहाँ पे हम लोग गेस्ट तो कर रहे हैं ना, क्या मतलब आत्मा तत्वार्थ सूत्र साधन बन सकता है आत्मा के अध्ययन का या आत्मज्ञान का बट ये साधन रिसर्च है क्वेश्चन क्या? ज्यादा लग रहा है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कम और रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है ना। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट का भी अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगा। बट स्टिल ये हमको समझना है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन है। हाइपोथेसिस को ऐसा स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन माना गया है जिसको आप वैलिड और नॉन वैलिड बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आत्मा होता है, ये स्टेटमेंट है। अब इसको आप प्रूफ और नॉन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तत्वार्थ सूत्र ले ले, अकॉर्डिंग टू एनी आगम ले ले, किसी को भी लेके आप इसको प्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं। मैंने बोल दिया आत्मा नहीं होता है, ये भी एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना आपको, ये मेरा तत्वार्थ सूत्र स्टेटमेंट है। और आत्मज्ञान ये स्टेटमेंट हुआ एक। तत्वार्थ सूत्र और आत्मज्ञानी कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अच्छा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। स्टेटमेंट वो हुआ जिसमें ओके। सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आत्मा होता है नहीं होता है, आत्मा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका एग्जिस्टेंस, होता है नहीं होता उसका अस्तित्व नॉन अस्तित्व, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से दोनों उसमें होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये दोनों चीजें एक प्रकार से आपको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा ये भी समझ सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है ये नॉलेज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज को ये फर्दर लेके जाता है। जैसे मैंने अभी बोल दिया आत्मा होता है ना, ये एक मेरा स्टेटमेंट है। अब ये इसको प्रूफ करने के लिए मैं तत्वार्थ सूत्र लूंगी, आगम लूंगी, जैन आचार्यों ने क्या क्या बोला है जैन जीवों के बारे में, आत्मा के बारे में, वो सारा चीज मैं लिटरेचर में रिव्यू में लूंगी। उसके बाद मैं अपना अनुभव भी ऐड करूंगी कि मैंने देखा है आत्मा होती है, मैंने महसूस किया है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट में वहां पे लिखूंगी। फिर साथ ही साथ आसपास के लोगों ने उसके बारे में क्या बताया है वो भी मैं लिखूंगी। तो इस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें नया नया ज्ञान ऐड हो रहा है। तो हाइपोथेसिस से हमारा जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो उसमें एडवांसमेंट होता है। तो हाइपोथेसिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाइबल है, और या तो वेरीफाई किया जा सकता है इसको, या तो फॉल्सिफाई किया जा सकता है। ये एक मोरल और एथिकल क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि क्या ये सुबह उठ के पानी पीने से क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमने, तो वो क्वेश्चन हाइपोथेसिस नहीं होगा। अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि सुबह उठ के पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। बट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हाइपोथेसिस नहीं बोल सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सुबह उठ के पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हाइपोथेसिस नहीं हुआ। ये रिसर्च क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, बट अगर हाइपोथेसिस की बात करें तो एक स्टेटमेंट है जिसको मैं वैलिड और नॉन वैलिड, वेरीफाइबल और नॉन वेरीफाइबल कर सकती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू स्पेसिफिक और टू जनरल नहीं होगा। जैसे मैंने अब ये एग्जांपल दिया जो पानी का उदाहरण, इतना स्पेसिफिक और जनरल नहीं होगा हमारा हाइपोथेसिस।
राइट। तो समझाने Yes, के लिए था बस, बट ऐसे देखा जाए तो वेरी स्पेसिफिक और वेरी जेनेरिक नहीं होगा। और इट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपके रिजल्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका प्रेडिक्शन, यानी कि जैसे कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया ना, यहाँ पे जैसे दवाइयों का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो एक्सपेरिमेंट था आपका, ये दवाई खाने से आपका इलाज हो जाता है, ये प्रेडिक्शन था आपका। एबीसी दवाई लिया तो उससे एबीसी डिसीज का इलाज हो गया, ये आपका एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये इस प्रकार का हाइपोथेसिस होता है, और इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल इवन इफ प्रूवन फॉल्स। यानी अगर आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया तो इससे जो रिसर्चर है उसको ये तो समझ आ जाएगा कि कोई भी मेडिकल साइंस में ये एबीसी नामक दवाई नहीं देना है, क्योंकि इससे इलाज नहीं होता है। वो भी एक एडिशन ऑफ नॉलेज है। दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ रिसर्चर। उसको समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर दवाइयां नहीं लेनी है क्योंकि इससे इलाज नहीं होता है। ये भी एक पार्ट ऑफ रिसर्च है। भले आपको लगे कि हाइपोथेसिस फेल हो गया है, फिर से करना पड़ेगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप उस रिसर्च का वर्थ प्रूफ कर सकते हैं। हाइपोथेसिस फेल भी हो गया, फिर भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि दो माय हाइपोथेसिस इज नॉट वेरीफाइड, बट स्टिल इट हैज गिवन अस द राइट नॉलेज दैट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन is not to be used in the medical science because it has got no proven results. इस प्रकार का आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो, समरी प्रोवाइड कर सकते हो अपने रिसर्च स्टेटमेंट में, यानी अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो आपका हाइपोथेसिस है ये पर्टिकुलरली आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। आपको की एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो आपके रिसर्च में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। फिर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लिटरेचर रिव्यू इनके बीच के संबंध को बताने के लिए हेल्पफुल है। और ये भी आपको समझ आया कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको आप साइंटिफिकली सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक उसको आप हाइपोथेटिकल फॉर्म में रिड्यूस ना कर दो। thank you. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए हाइपोथेसिस बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस है आपकी फर्दर इंक्वायरी करने में हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है या फॉल्सिफाई किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपने जाना कि हाइपोथेसिस जो है वो मोरल और एथिकल क्वेश्चंस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज्यादा जनरल नहीं होना चाहिए, और ये आपका रिजल्ट और कंसिक्वेंस का प्रिडिक्शन है, एजम्पशन है। और जो हाइपोथेसिस है वो वैल्यूएबल तब भी होता है जब वो फॉल्स प्रूफ कर दिया गया हो। इतना पॉइंट्स आपको एक हाइपोथेसिस का ओवरऑल फ्रेमवर्क मिल गया होगा कि अब आपको अगर अपनी हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है तो उसको किस पैरामीटर्स के बेसिस में फ्रेम करनी है और क्या गलती उसमें नहीं करनी है। यानी बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बहुत जनरल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता चल गया होगा अबाउट दी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जब भी आप अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें। और ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी बिना हाइपोथेसिस की नहीं हो सकती। एक साइंटिफिक अगर विश्लेषण करना है या स्टडी करना है, अध्ययन करना है, क्रिटिकल स्टडी करना है, किसी भी प्रकार की स्टडी के लिए हाइपोथेसिस का होना बहुत ही जरूरी है। तो द रिसर्च विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट फाइंडिंग यानी हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव डू नॉट नीड हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव या हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें जनरली हम बोलते हैं कि हाइपोथेसिस हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें आप क्या प्रूफ करोगे। आप स्टेटमेंट को अगर वेरीफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो उसमें उसमें आपका यानी हाइपोथेसिस का ज्यादा रोल नहीं है। बट स्टिल ऐसा मतलब ऐसा बोला जाता है या मांगा जाता है कि आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपके हाइपोथेसिस होने चाहिए, बिकॉज उससे आपके रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलता है, गाइडलाइन मिलता है, एक उसको सही तरीके से आगे लेने जाने की एक प्रकार की उसमें प्रोसेस आपको मिल जाती है। तो ये सब जानना जरूरी है। और हिलवे ऑल्सो सेज दैट when fact finding alone is the aim of the study, a hypothesis is not required.
Whenever possible, a hypothesis is recommended for all major studies to explain observed facts, conditions or behaviors and to serve as a guide in the research process. हालांकि वहाँ पे बोला गया है कि सोशल साइंस रिसर्च में उतना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि सोशल साइंस रिसर्च में भी हाइपोथेसिस का यूज होता है और उसके होने की वजह से सोशल साइंस रिसर्च भी साइंटिफिक हो सकता है। यानी सोशल साइंस रिसर्च में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी वैलिडिटी है या नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये रिलायबल है या नहीं है। बट अगर हम उसको हाइपोथेसिस उसमें रखें, ऐसा स्टेटमेंट रखें जिससे कि हम कोई कंसिक्वेंस तक पहुंच रहे हैं, कोई सही कंसिक्वेंस तक पहुंच रहे हैं, तो उससे हमारे रिसर्च को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी आप लोग के लिए ये असाइनमेंट है कि हाइपोथेसिस हमारे सोशल साइंस रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च में भी क्यों जरूरत है। Important. हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा यानी कि सोचिए इसके बारे में कि हमारा आपका जो रिसर्च है मोस्टली सोशल साइंस है ना, तो उसमें आपका हाइपोथेसिस क्यों जरूरत है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। और जब भी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्यों हम सोशल साइंस में भी हाइपोथेसिस ले और उससे कैसे हम अपने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो रिसर्च पैरामीटर्स है उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक अरुणा जी? जी मैम। ठीक है, तो ये सवाल जो है इसका आप आंसर्स ढूंढने का कोशिश करिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि सोशल साइंस रिसर्च में भी क्यों हमें हाइपोथेसिस की नीड है। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं, सारे रिसर्च में हाइपोथेसिस की नीड है, और क्यों इसका इसके बारे में सोचिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, हाइपोथेसिस के बारे में और नए नए एंगल से सोचेंगे। एज ए रिसर्चर हम सोचेंगे कि हम एज ए रिसर्चर हम हाइपोथेसिस हम अपने स्टेटमेंट एक प्रकार से डाल रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। और आप एक और एक काम कर सकते हैं, अभी कुछ आपके ही विषय रिलेटेड आप पुरानी थीसिस देखिए, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिए गए हैं, उसके रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, वो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के स्टेटमेंट लिए गए हैं, किस प्रकार के रिसर्च क्वेश्चंस लिए गए हैं, हाइपोथेसिस लिए है तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इतना आप लोग देख के रखिए। ठीक है, एज मतलब एक छोटा सा असाइनमेंट के रूप में, ताकि आपको ये पर्टिकुलर जो विषय है इसके बारे में और डिटेल्ड नॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग देख के रखिए, फिर जब हम लोग कल इस पे डिस्कशन करेंगे तो आप लोग यही से स्टार्ट करिए, जो भी आपका भी फिलहाल फाइंडिंग्स है कि आपने ये रिसर्च क्वेश्चंस देखा वो ऐसे थे या किस प्रकार के थे, वो सब आप देख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जी मैम। हाँ, अभी आज का जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या कुछ रिफ्लेक्शंस रिगार्डिंग हाइपोथेसिस। मैम एक क्वेश्चन मुझे ये है कि ये गेस है, मतलब हम यहाँ पे गेस करते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होना चाहिए। तो आपने कहा कि इस हाइपोथेसिस पर हमारी पूरी रिसर्च डिपेंड होती है, रिसर्च का रिजल्ट फाइंडिंग्स जो भी है वो इसके ऊपर इस बेस होती है, ये बेस हो गया हमारे फाइंडिंग्स के निकालने का। तो फिर ये गेस के ऊपर जो गेस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो यदि वो अंदाजा तो गलत और सही दोनों हो सकता है ना। बराबर है। बिल्कुल, तो अंदाजा उसके वही ऊपर तो हमारे रिजल्ट पे फाइंडिंग्स डिपेंड क्यों है। हाँ, फाइंडिंग्स डिपेंड इसलिए है क्योंकि आपने जो अंदाजा लगाया है वो अंदाजे यानी उसका यानी कोई भी है A इज इक्वल टू बी, इस प्रकार के आपका एक अंदाजा लगाया है। ठीक है, अभी A इज बी और A इज नॉट बी, ये आपके डिस्कशन से ही प्रूफ होगा, आपके मेथड से ही प्रूफ होगा। ठीक है, ओके। यानी आपका जो भी रिजल्ट आया A इज बी भी आ गया तो भी आपके हाइपोथेसिस पे डिपेंड हुआ था, A इज नॉट बी आया वो भी आपके हाइपोथेसिस पे डिपेंड हुआ था। इस प्रकार से ओके। आपके हाइपोथेसिस पे, जैसे मैंने आपको दवाई वाला एग्जांपल दिया कि ये दवाई इंसान खाता है तो उसका सर दर्द ठीक हो जाता है, ये मेरा हाइपोथेसिस था। मैंने अपना रिसर्च किया, मुझे पता चला कि ये दवाई खाने से किसी का सर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो रिजल्ट में निकला कि दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई सर दर्द का इलाज नहीं होता। तो हाइपोथेसिस से ही मेरा रिजल्ट डिपेंड हुआ। हाइपोथेसिस ने मुझे रिसर्च की डायरेक्शन भी दी,
यानी कौन से प्रकार का डेटा मुझे कलेक्ट करना चाहिए था, ये भी मुझे बताया हाइपोथेसिस ने। और साथ ही साथ मुझे ये भी कंक्लूजन तक लेकर आया कि ये पर्टिकुलर एबीसी नामक दवाई खाने से सर दर्द ठीक होता है या नहीं। तो नहीं होता है ठीक, यानी मेडिकल साइंस में इस दवाई का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक प्रकार का कंक्लूजन मेरे रिसर्च का आ गया। यानी हमारा जो रिसर्च है उसको एक नया नॉलेज दिया। यानी अभी एबीसी की दवाइयां बन रही है तो शायद मैन्युफैक्चरर्स को इसका नॉलेज मिल जाए कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो बहुत ही शीघ्र इसको दवाई रोक दी जानी चाहिए, बंद कर दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, उपयोग नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर को भी एक आइडिया मिल गया, जो जो दवाइयां खरीद रहे थे हॉस्पिटल्स, उनको भी एक आइडिया मिल गया। तो मतलब मेरे रिसर्च का कितना फायदा हुआ। तो हाइपोथेसिस से आपका रिजल्ट जो है वो मैंने कि एक प्रकार से एक नया नॉलेज भी देता है, साथ ही साथ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस तक भी लेके जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का इस प्रकार से संबंध है, जो कि आपको और समझ आएगा जब आप पुरानी रिसर्चेस देखेंगे। ठीक है, तो आप एक दो ही जी। रिसर्च देखना, ज्यादा नहीं, पुराने एक दो रिसर्च देखिए, उसमें हाइपोथेसिस क्या था, उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, ये 2-3 चीज आप देख के रखिए, ताकि अभी आप जब अपनी थीसिस का ये सारे असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको इसका ज्यादा नॉलेज होगा, फिर उसमें क्लैरिटी आएगी और अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। जी ठीक है, मैम। तो ये 2-3 चीज आप करके रखिए, आपके जो भी असाइनमेंट्स नोटबुक है उसमें ये एक्टिविटी करके रखिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ना इसको कैसे करना है। Yes, ma'am. ठीक है, और कोई सवाल आपकी? क्लियर हो रहा है ना नहीं मैम। हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज Yes, ma'am. हाइपोथेसिस, हाउ वी कैन यूज। एग्जाम हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सारी पॉइंट्स जो हमने आज जो डिस्कशन किया है ना अबाउट हाइपोथेसिस, हम्म, nature of hypothesis, what hypothesis is not, why hypothesis is important, define this term, how it is meaningful for a researcher, how a researcher can use hypothesis for the consequences। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी यहाँ पे आज कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आपको आंसर कैसे देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप एग्जांपल्स के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और क्या बोलते हैं ये, आप पुराने रिसर्चेस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ये सारा यूज करके आप उसके आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो आई होप सो अभी रिसर्च नहीं रुकेगा। अभी आप लोग बोल रहे हो कि रिसर्च रुक गया था, बट अब नहीं रुकना चाहिए। एवरी डे यू हैव टू डू योर रिसर्च। ओके, यस ठीक है, आई ट्राइड। yes, yes, right, okay, चलिए फिर, see you in the next class, all right, thank you, जय जिनेंद्र। थैंक यू Okay, सो मच। जय जिनेंद्र।